नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से एक अहम और बड़ी खबर, राहत की खबर आम आदमी पार्टी और उनके सांसद संजय सिंह के लिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है वो ट्रायल कोर्ट में जमानत शर्तों को तय करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जमानत का विरोध नहीं किया है। ऐसे वक्त में अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता जेल में हैं। संजय सिंह को जमानत एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। पिछली सुनवाई में संजय सिंह ने कहा था कि ईडी के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले ही अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। संजय सिंह को 1.5 साल बाद गिरफ्तार किया गया और यह भी कहा गया कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए। 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा ने बयान दिया था कि मैं पहली बार संजय सिंह का नाम लिया। यहां तक कि 164 के बयान में भी उनका नाम नहीं लिया था। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ मानहानि की शिकायत की और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए। तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। सर, कोई कंडीशन भी लगाया गया है? कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित करेगा। कोई रोक ठोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। संजय सिंह को जमानत मिली उसके बाद हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने संजय सिंह की मां राधिका सिंह से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए आज बड़ी राहत की खबर आई है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनको जमानत मिल गई है। अभी तक दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता केवल गिरफ्तार ही हो रहे थे, किसी को जमानत नहीं मिली थी, लेकिन ये पहली जमानत इस मामले के अंदर हुई है। मेरे साथ संजय सिंह की माता जी हैं, राधिका सिंह। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बेटे को जमानत मिल गई है। बहुत बहुत बधाई सबको, हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। जिस दिन 4 अक्टूबर के दिन शाम के समय उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो आपके आंखों से आंसू दिखाई दे रहे थे और वो दृश्य हमें याद है जब वो आपके पैर छूने आए और आप आशीर्वाद देना भी भूल गई, इतने ज़्यादा आप पीड़ा में थी उस दिन। हम समझे कि बैठने आ रहा, हमको क्या पता कि जा रहा है। अच्छा। अरे जब गया तो हमको ऐसा धक्का लगा है कि हम बस खाली रोए। बस हम उस दिन खाली रोए हम कि अरे ऐसे अचानक में। हम तो समझे भाई कुछ पाए नहीं, कोई सबूत तो पाए नहीं। हाँ। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा धक्का लगा हमको कि हमारे समझ में नहीं आया। तो उस दिन बहुत रोए थे। रात जब पता चला कि जमानत हो गई है, यकीन हुआ? पहले तो इस बात का नहीं हुआ। अरे हम तो अचानक सुने, हमको बहुत बहुत खुशी मिली। यकीन क्यों नहीं होगा? हाँ। बेकसूर बेटा था वो। हाँ। ईमानदार था, कोई बेईमान तो था नहीं। हाँ। तो यकीन तो होगा ही हमको तो इतना यकीन था कि उसको जाना ही नहीं था, मगर ले गए भाई। अच्छी बात है, जिसकी सत्ता है अच्छा किए। नहीं, मैं यकीन इसलिए कह रहा हूँ कि जमानत पे सुनवाई तो बार बार होती थी, केवल संजय जी की नहीं औरों की भी, लेकिन जमानत किसी को नहीं मिल रही थी। पहली बार जमानत मिला है इनको, तो बहुत खुशी हुई हमको, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो सुबह तक आपको लग रहा था कि जमानत हो जाएगी या खाली सुनवाई होगी, ऑर्डर इधर हो जाएगा? हमको कोई नॉलेज नहीं था इसके बारे में। अच्छा। नहीं, नॉलेज नहीं था। हम तो हॉस्पिटल से आए थे। तो मन में आज क्या? अभी वहीं पे है। अच्छा, हॉस्पिटल में है अभी? हाँ। अच्छा। अभी तो मन में अभी क्या क्या भावनाएं आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन में? अब क्या कहेंगे? अभी इतनी खुश हूँ हाँ। कि उस खुशी का ठिकाना नहीं है हमारे। वो उस दिन दुख के आंसू थे आज। हाँ, अभी भगवान का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि आज हमारी मतलब एक ईमानदार व्यक्ति को इन्होंने रिहा किया। ठीक है, उस दिन दुख के आंसू थे, आज खुशी के आंसू। आज खुशी के आंसू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत की बात है। इस वक्त हमारे साथ शरद शर्मा जुड़ रहे हैं, संजय सिंह के घर के बाहर हैं, जहां पर उन्होंने कुछ देर पहले संजय सिंह की माताजी से बातचीत की। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर, मेरे सहयोगी, जो ईडी का जो पूरी कार्रवाई है उसको लगातार नजर रखे हुए। शरद, सीधे आपके पास ही आते हैं। शरद, कौन है आपके साथ और क्या माहौल है घर पे?
मैं संजय सिंह के घर पर मौजूद हूं। खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और बिल्कुल अभी अभी संजय सिंह की पत्नी अनिता सिंह पहुंची हैं। आप हॉस्पिटल से आई हैं संजय जी से मिलके अभी? जी हाँ भाई, एक मिनट रुक जाइए, मिठाई रुक जाइए, एक बार पहले बात कर लूं। नहीं, अभी देखिए ये संघर्ष है अभी। अभी पूरा संघर्ष बड़ा संघर्ष है, क्योंकि अभी संजय जी को राहत मिली है, लेकिन अभी बड़े भाई अरविंद जी, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी है जो कि लंबे समय से हैं। तो इसलिए अभी मैं न्यायपालिका से पूरा उम्मीद कर रही हूँ, जैसे संजय सिंह को उन्होंने राहत दी, वैसे तीनों भाइयों को मेरे जब राहत मिल जाएगी तो हम लोग मिलके खुशी मनाएंगे। लेकिन अभी कोई खुशी नहीं मना रहे हैं हम लोग, बस ये है कि उन्होंने राहत दी है, तो इसलिए न्यायपालिका का शुक्रिया है और सत्यमेव जयते। जब सुनवाई हो रही थी आज कोर्ट में, तो आपको उम्मीद थी कि आज ही जमानत हो जाएगी, ये दिन देखने को मिल जाएगा आज ही? आज लग रहा था कि आज उम्मीद है, क्योंकि भगवान पे भरोसा है और न्यायपालिका पे भरोसा, तो आज वो उम्मीद कायम रही। लगभग 6 महीने बाद संघर्ष कैसे रहा आपका? 6 महीने उनके बिना कैसे आपने अपने समर्थकों को समझाया, कैसे घर चलाया है? नहीं, वो जैसे पहले से संभालते थे वैसे मैं कंटिन्यू रही। मैं अपने ऊपर वो नहीं जाहिर कर रही थी कि मैं तकलीफ में हूँ या कुछ हुए, लेकिन ठीक है, वो सारे संकट कट गए। बादल होते ना, काले बादल छट गए हैं, तो बस ठीक है। तो तबीयत कैसी है उनकी? अभी आप अस्पताल में मिलके आई हैं उनसे? तबीयत उनकी ठीक है, कल डिस्चार्ज करेंगे उनको, फिर इसके बाद कल तो अब एक बड़ी लड़ाई की बात कर रही हैं। एक छोटी लड़ाई जीती है, जमानत संजय सिंह की हुई है, लेकिन बाकी पूरी पार्टी अभी संकट में है, क्योंकि जब पार्टी का मुखिया अभी जेल में हो, मुख्यमंत्री एक सूबे का जेल में हो, तो बड़ा संकट तो है ही। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जब संजय सिंह जेल से छूट गए हैं, तो न सिर्फ इस घर में एक राहत का माहौल है, बल्कि आम आदमी पार्टी में भी एक राहत का माहौल इसलिए भी है कि कोई तो है जो टॉप लीडरशिप में अब बाहर है। अगर 3-4 नेताओं की बात करें, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तो ये तीनों ही अभी जेल में थे, लेकिन अब संजय सिंह जब बाहर आएंगे तो समझा जा सकता है कि पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश में संजय सिंह के कंधों पर ही होगी। अंकित, शरद बने रहिए जरा हमारे साथ। मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब इस वक्त। मुकेश, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है संजय सिंह को बेल दे दी जाए, तो किन बिनाओं पर? क्योंकि बड़े तीखे सवाल जब हम देख रहे थे कि जब ये पूरी जिरा चल रही थी, अभिषेक मनु सिंह भी जब संजय सिंह की तरफ से जिरा कर रहे थे, बड़े तीखे सवाल पूछे जा रहे थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा चौंकाने वाला है कि दिल्ली शराब घोटाले में पहली बार ईडी ने किसी आरोपी की बेल का विरोध नहीं किया है। अगर हम 3 लोगों की बात छोड़ दें जो कि पहले आरोपी थे और गवाह बन गए थे, उनकी बात छोड़ दें, तो जो लोग अभी जेल में हैं या जो इस केस में आरोपी हैं, उनकी बेल का पहली बार ईडी ने विरोध नहीं किया किसी आरोपी का, और ईडी ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और संजय सिंह को बेल दे दी जाए। तो जहां तक जो सूत्रों से जानकारी मुझे मिल रही है कि संजय सिंह का रोल इस पूरे घोटाले में बहुत ही लिमिटेड रोल है। जिस तरह का रोल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है या अरविंद केजरीवाल का है, जितना लार्जर रोल उनका है, उतना लार्जर रोल संजय सिंह का नहीं है, बहुत लिमिटेड रोल है। एक दिनेश अरोड़ा जो कि इस केस में गवाह है, उसने बयान दिया था कि संजय सिंह से वो मिला था। संजय सिंह ने कनॉट प्लेस में कई शराब कारोबारियों से मीटिंग की, उसके बाद पार्टी के लिए फंड इकट्ठा किया, 32 लाख का उसने चेक दिया था, ये भी कहा था। और एक जांच में ये बात भी सामने आई थी कि जो संजय सिंह के सहयोगी हैं, करीबी लोग हैं, जिसमें अजीत त्यागी है और सर्वेश मिश्रा है, इनके जरिए कुछ पैसा पहुंचाया गया, ये बात भी सामने आई थी। और दिनेश अरोड़ा ने यह भी कहा था कि संजय सिंह के थ्रू वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिला था और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मिला था। तो संजय सिंह की जो भूमिका थी वो बहुत लिमिटेड थी और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए ईडी ने उनकी बेल का विरोध नहीं किया है और बड़ी आसानी से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल दे दी है। अब बेल होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो ट्रायल कोर्ट में जाएगा। ट्रायल कोर्ट बेल की जो कंडीशन है वो तय करेगा। उसके बाद ट्रायल कोर्ट का जो रिलीज़ ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल जाएगा। तिहाड़ जेल के अधिकारी जो रिलीज का ऑर्डर है वो पास करेंगे। उसके बाद जो संजय सिंह हैं
उनके बारे में जानकारी ये मिली है कि वो अभी BLK हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहाँ पर उनका इलाज हो रहा है। तो अगर संजय सिंह कल डिस्चार्ज हो जाएंगे तो वो जेल जाएंगे और जेल में एक रजिस्टर होता है जेल के अंदर जिसमें वो बंद हैं 5 नंबर जेल में, वहाँ पर वो साइन करेंगे। और अगर वो जेल नहीं जाते हैं और हॉस्पिटल में रहते हैं तो फिर जेल के अधिकारी जाएंगे रजिस्टर लेकर अस्पताल, और वहाँ पर संजय सिंह के साइन होंगे और फिर अस्पताल से ही संजय सिंह की जो है रिहाई हो जाएगी। तो कल का घटनाक्रम देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है। क्या संजय सिंह वापस जेल जाकर रजिस्टर में साइन करते हैं या फिर जो जेल के अधिकारी हैं वो अस्पताल आते हैं, वो वहाँ से उनको रिलीज करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए। सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है अपने ऑर्डर में कि इस बेल को, इस जमानत को कोई मिसाल ना समझे, यानी कि जो बाकी के आरोपी हैं वो इस आदेश को, इस बेल को मिसाल ना समझें और इन ग्राउंड्स पर वो ये ना सोचें कि उनको भी बेल मिल जाएगी। तो ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश देते वक्त कही है। जी, महत्वपूर्ण बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको एक मिसाल के तौर पे ना देखा जाए। तो शरद, जहां एक तरफ संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी, जिसका हम जैसे बात कर रहे थे, शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री सहित सब अंदर हैं, संजय सिंह सबसे मुखर नेताओं में से एक हैं। अगर आम आदमी पार्टी की लीडरशिप देखी जाए तो माना यह जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के बाद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं पार्टी के लिए। तो कम से कम आम आदमी पार्टी को जो अब आने वाले दिनों में चर्चाएं होंगी या अब उनकी बात रखनी होगी और उसके साथ साथ जो स्ट्रैटेजी होगी उसमें संजय सिंह बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बिल्कुल, एक तरह से ये समझ लीजिए कि अब जब, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को लीड करने का काम संजय सिंह ही करेंगे। संजय सिंह वैसे भी जब मनीष सिसोदिया नहीं थे, माना ही जाता है कि अरविंद केजरीवाल के सबसे ज़्यादा करीबी मनीष सिसोदिया हैं, क्योंकि पुराने ज़माने से शुरू से ही उनके साथ में हैं, सरकार में भी उनके साथ में हैं। लेकिन जब मनीष सिसोदिया नहीं थे तो उसके बाद संजय सिंह ही सबसे ज़्यादा चर्चा किया करते थे मुख्यमंत्री से, चाहे वो सरकार के भी कामों पर कुछ चर्चा हो रही हो या खासतौर से पार्टी की चर्चा हो रही हो। अलायंस की जितनी चर्चा थी वो सारी संजय सिंह ही किया करते थे। कि दूसरी पार्टी से ही बात करनी है तो भी संजय सिंह ही ये बातचीत करवाया करते थे। तो ये संजय सिंह के गिरफ्तार होने के बाद एक बड़ा संकट ये आ गया था कि अब दूसरी पार्टियों से अगर संपर्क करना है, अगर कुछ ट्रबल शूटिंग है, कहीं संकट मोचक बनना है, तो ये जो भूमिका संजय सिंह निभाया करते थे अब कौन निभाएगा। तो संजय सिंह जो हैं, ये माना जाए कि फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप में अगर किसी का नाम आता है तो वो संजय सिंह है। इनके बाद में आतिशी, सौरभ भारद्वाज, बाकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप या आम आदमी पार्टी की मानी जाती है। तो अब संजय सिंह के आने से ये तो साफ ही है कि पार्टी के स्तर पर जहां तक बात है तो आम आदमी पार्टी जो है लीड करते हुए कैंपेन्स के अंदर भी अपनी बात रखनी है, मीडिया के सामने आना है, तो संजय सिंह ही अब इस समय सबसे बड़ा चेहरा है जो मीडिया के सामने आ सकते हैं। बेशक पीछे से निर्देश जो है अरविंद केजरीवाल जरूर दे सकते हैं, लेकिन अब जो है फेस जो दिखाई देगा वो संजय सिंह का ही होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी बड़ी राहत की सांस ले रही है। और सबसे बड़ी बात अंकित ये है कि अभी तक केवल गिरफ्तारियां ही हो रही थी, जमानत नहीं हो रही थी। ये पहली जमानत है जिसमें इस शराब नीति मामले में जिसमें आम आदमी पार्टी नेता को जमानत मिली है। इससे पहले शराब नीति मामले में जमानत तो मिली है, लेकिन किसी आम आदमी पार्टी के ऐसे नाम को, ऐसे नेता को जमानत नहीं मिली जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी अपनी जो राजनीति है या शराब नीति को काउंटर करने की बात है या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसको काउंटर करने की बात है, वो आम आदमी पार्टी के पास में सारी कहानी यहाँ के रुक जाती थी कि अगर आपके सारी दलील सही है तो जमानत क्यों नहीं मिल रही है। तो आम आदमी पार्टी राजनीतिक रूप से कह सकेगी कि लीजिए जमानत भी मिल गई है और जैसे हमें मिली है ऐसे दूसरों को भी कोर्ट से मिल जाएगी। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अंकित, राहत की खबर तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि संजय सिंह का जो केस है उसे किसी भी तरीके का प्रेसिडेंस या उसको किसी तरीके से और किसी केस में जमानत के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जैसे मुकेश बता रहे थे कि ये बड़ा अलग अलग रोल है और शायद इसी वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब लगातार हमलावर थी भारतीय जनता पार्टी और कह रही थी कि आपके सारे नेता जेल में हैं, कम से कम उनमें से एक को अब जमानत बाहर आए हैं, जाहिर सी बात है ट्रायल के बाद तय होगा कि किसने क्या किया या नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह अब 6 महीने बाद कम से कम बाहर आकर आप पार्टी की कमान को संभाल पाएंगे, जिस तरीके से के हालात अभी पार्टी में बने हुए हैं। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद, बने रहिए हमारे साथ। एक महत्वपूर्ण खबर है, आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मुलाकात की। एक बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। इस मुलाकात के बाद ये साफ हो गया कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है और किसी भी कीमत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए।
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। अरविंद जी की पत्नी ने, सुनीता केजरीवाल जी ने एक मैसेज अरविंद जी का सब विधायकों को दिया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बात हमें सबको समझ में आ रही है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। शरद मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, अब सुनीता केजरीवाल, एक तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और सरकार के बीच की वो कड़ी बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से उनका कहें दायरा कद जो है बढ़ता जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल के परिवार से एक और बड़ा नेता तैयार हो रहा है। हाँ, ये कयास लग रहे हैं, अटकलें भी लग रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में इसको लेकर इस तरह की चर्चा नहीं है। लेकिन इतनी चर्चा है ज़रूर है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं हैं तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी, जो कि लगातार उनके संपर्क में है, अरविंद केजरीवाल से हर कोई नहीं मिल सकता, तो उनकी पत्नी उनसे मिलके आती हैं, कोई संदेश अगर देना है तो वो कन्वे कर देती हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ कहना है तो वो अपनी पत्नी को कह देते हैं। तो अभी के स्तर पर यह कहा जाए कि एक, जैसा कि आपने कहा कि एक कड़ी के रूप में तो है ही, लेकिन ये भी बात है कि अगर किसी का इकबाल है, कोई ऐसा नेता अभी तक कोई है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी बात सभी निर्विवाद रूप से मान लें, तो वो अरविंद केजरीवाल ही अभी तक थे। लेकिन अभी वो जेल में हैं, तो अब कौन ऐसा व्यक्ति हो जिसकी बात सभी मान लें और जिसको कोई चुनौती ना दे या फिर जिस पे विवाद ना हो, तो वो एक चेहरा सुनीता केजरीवाल हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में ही पूरे सम्मान की दृष्टि से सारे जो हैं उनको देखते हैं। तो इसीलिए आज एक मीटिंग ये हुई है और ये इसलिए भी अहम है। वैसे तो ये बात जो है कि मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे, ये पहले से कही जा रही है, लेकिन आज जो मीटिंग हुई है ये इसलिए अहम है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से अभी तक विधायकों की सुनीता केजरीवाल के साथ ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं थी। तो आज ये मीटिंग हुई और इसमें विधायकों ने भी कहा कि मुख्यमंत्री वो हैं, बने रहेंगे, उनको आप हमारी तरफ से कन्वे कर दीजिएगा। लेकिन एक अहम बात है जिस पे अभी तक पता नहीं चल पाया है, विधायकों से भी पूछा जा रहा है, विधायक भी देख रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से होगा, वो ये कि सरकार अब चलेगी कैसे, क्योंकि ईडी कस्टडी में फिर भी कुछ स्कोप रहता है कि आप फ्रीक्वेंटली मिल लेते हैं, बहुत आसान होता है ईडी कस्टडी में जेल के मुकाबले मिलना, लेकिन जेल में जब आप हैं तो सरकार किस तरह से चलाएंगे। तो ये अभी जो है सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, आगे जिस तरह के घटनाक्रम होंगे उस हिसाब से आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति जो है आगे बनाएगी। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ये भी बता दें कि जैसे शरद भी बात उठा रहे थे कि तिहाड़ जेल से सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा। इस पर हमारे सहयोगी मुकेश ने तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार जेल से ही चलेगी। क्या जेल से सरकार चलाना संभव है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं तिहाड़ जेल के पूर्व प्रवक्ता और लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता जी। सर, क्या जेल से सरकार चलाना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। जो जेल के कायदे कानून है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को परमिट नहीं करते, और ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि कोई आदमी सरकार चलाना तो बहुत दूर की बात है कि कोई आदमी अपना जो काम धंधा कर रहा है बाहर, उस काम धंधे को चालू कर सके, इवन उसके लिए भी प्रोविज़न नहीं है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि जेल में उनके सारे जो प्रिजनर हैं सारे उसके राइट्स होते हैं, एक्सेप्ट दोज जो कि कर्टेल हो गए हैं उनकी कन्फाइनमेंट की वजह से। तो सरकार चलाने का तो ना तो राइट्स है इनका यहाँ से जेल से, और ना ही ऐसे रूल रेगुलेशन कुछ परमिट करते हैं। जैसे आप देखेंगे जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आपकी जो विजिटर हैं 3 विजिटर से ज़्यादा एक मुलाकात में नहीं आ सकते, और 2 मुलाकातें हो सकती हैं हफ्ते में। उस हिसाब से चलें तो 2 बार अगर इनको कोई मिलने आएगा और वो उसमें तो ये काम चलेगा नहीं। उसके अलावा जेल से बाहर नहीं जा सकते। सरकार चलाने के लिए खाली जेल में रह के आप सरकार नहीं चला सकते। हाँ, अगर आपने फाइलें साइन करनी है, फाइल साइन करने का तरीका है कि एलजी जो है किसी भी स्ट्रक्चर को जो है जेल डिक्लेयर कर दें, स्पेशल जेल डिक्लेयर कर दें, और वहाँ से फाइलें वगैरह जो है साइन हो जाएंगी। पर
आपने सरकार चलानी है, सरकार चलाने का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। सरकार चलाने का मतलब ये है कि आपको जेल से बाहर भी निकलना पड़ेगा, आपको इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, आपको एलजी से मीटिंग करनी पड़ेगी, होम मिनिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आपको जनता की ग्रीवांसेस जो है वो सुननी पड़ेंगी। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं जो सीएम को बाहर निकल के करने होते हैं। और ऐसा सर पॉसिबल है कि जब उनकी पत्नी या उनकी वकील मिलने आए उनको जेल में, तो वो फाइलों में उस समय साइन कर सकते हैं या कोई आदेश दे सकते हैं? कोर्ट चाहे तो कोई स्पेशल राइट दे सकता है चलाने के लिए? कोर्ट अगर चाहे तो दे सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इसमें देगा। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है। ये हैं तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ ऑफिसर जिन्होंने बहुत लंबे समय तक तिहाड़ जेल में काम किया है, और इनके मुताबिक जेल मैनुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई सरकार चला पाए। तो ऐसे में संभव ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार चला पाएँ। नई दिल्ली से कैमरामैन जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। आयुर्वेदिक दवाओं में भ्रामक दावों को लेकर आज योग गुरु रामदेव और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो किया है आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। कोर्ट में रामदेव और बालकृष्ण ने माफी मांगी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपकी माफी हमें स्वीकार नहीं है, आप पर अवमानना की कार्रवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि केवल चेतावनी काफी नहीं थी, कानून के मुताबिक केंद्र ने कार्रवाई क्यों नहीं की। हम हैरान हैं कि केंद्र ने अपनी आंखें मूंदे रखी। अब इस मामले में कोर्ट ने रामदेव को हल्फनामा दायर करने की आखिरी मौका दिया है और इसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं इस मामले में अब 10 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। इसी चलते मेरे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और लगातार हमने इसमें देखा कि पिछले 2-3 हियरिंग्स में जो कोर्ट है उसका रवैया बहुत सख्त रहा है। बार बार कहा गया कि आप अपना एफिडेविट दायर कीजिए, आप माफीनामा दायर कीजिए। आज कहां रामदेव और बालकृष्ण से चूक रही जो कोर्ट ने इतनी जबरदस्त फटकार उन्हें लगाई, और केंद्र सरकार के ऊपर क्या क्या बातें कही गई हैं? देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे हम अगर इसे समझें तो रामदेव और इस मामले में पहले उनको नोटिस नहीं था, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस था। उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया। जवाब दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि उनको अब परिणाम भुगतने होंगे, और इसके बाद रामदेव को भी जो है वो इसमें नोटिस अवमानना का थमा दिया गया, और बालकृष्ण और रामदेव को आज पेश होने के लिए आदेश दे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की को चिंता इस बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा था। जब पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप ये भ्रामक विज्ञापन नहीं देंगे, उसके बावजूद उन्होंने विज्ञापन ऐसे दिए। वो विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो कानून की जो महिमा है, जो अदालत की एक महिमा है, और ख़ासतौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत, उसकी महिमा को हल्का करने की बात है। यानी हल्के में ले रहे हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए उन्होंने तलब कर लिया और पूछा क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए। आप जब दोनों अपीयर हुए तो बालकृष्ण ने कुछ दिन पहले एक छोटा सा हलफनामा दाखिल करके माफ़ी जताई थी। रामदेव ने भी एक हलफनामा दाखिल किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामा में बिना शर्त माफ़ी मांगनी है। आप शर्तों के साथ, ऐसा लगता है जैसे शर्तों के साथ माफ़ी मांग रहे हैं कि अगर कोर्ट को लगता है इस तरह से, हम आपके हलफनामे को, माफ़ीनामे को नामंजूर करते हैं। ये भी उनको कहा कि कानून की महिमा बनी रहनी चाहिए, और आप कितने भी ऊंचे हों लेकिन कानून से ऊंचे नहीं हैं। देश की कोई भी अदालत हो, उसके आदेशों का पालन करना होगा। हालांकि केंद्र सरकार को भी फटकार लगी कि आप आंखें मूंदे कैसे रहे। कोविड के वक्त भी इन लोगों ने भ्रामक विज्ञापन दिए, लोगों को भ्रमित किया, उसके बावजूद
सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। उत्तराखंड सरकार पर भी सवाल उठाए कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 1 हफ्ते में रामदेव और बालकृष्ण बेहतर हलफनामा दाखिल करके माफ़ी मांगेंगे एक बार फिर, और दूसरी तरफ जो है केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार जवाब दाखिल करेंगे कि आखिरकार इन विज्ञापनों पर क्या कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। तो एक 10 अप्रैल को काफ़ी अहम दिन है। रामदेव और बालकृष्ण को छूट नहीं दी गई है। एक बार फिर उनको इसी तरीके से पेश होना होगा। दोनों माफ़ी मांगने को तैयार थे। कोर्ट रूम में सबसे आगे भी पहुंच गए थे कि वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने को तैयार है, उनके वकील ये कह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हमें माफ़ी नहीं चाहिए, हमें स्पष्टीकरण चाहिए। जी, माफ़ी नहीं चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए, कोर्ट ने बड़ा सीधे सीधे तौर पर कहा और केंद्र सरकार से भी कड़े सवाल पूछे हैं। 10 तारीख को अगली सुनवाई होगी। आशीष भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। मोटोरोला टॉपिक ऑफ द डे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें 6 महीने बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने पूरा जोर लगा रखा है। सारण से आरजेडी की वो लोकसभा उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी प्रचार कर रही हैं। आज उन्होंने सोनपुर इलाके में रोड शो किया, जिसमें हजारों आरजेडी कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ जुटी। लोगों ने रोहिणी के ऊपर जमकर फूलों की बारिश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सारण की जनता का प्यार है। रिस्पांस कैसा लग रहा है? रिस्पांस देखिए, मैं इतना अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ, इतना भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे पिता की कर्मभूमि रही है सारण, और वही कर्मभूमि मुझे मिला है। जैसे मेरे पिताजी को मिलता था इनका प्यार, आशीर्वाद, बस वही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे भी वैसा प्यार और आशीर्वाद मिले। और आज देख करके, इतना देख ही रहे हैं आप शुरू से, कितना प्यार और आशीर्वाद जनता ने मुझे, मेरी माताओं ने, मेरे भाइयों ने, सबने दिया। आपको कब लगा कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में तो मेरा मन था जब मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था। छोटी छोटी बच्चियों लोग के साथ जो हर दिन बलात्कार और उनका मर्डर किया जा रहा था, तब मेरा मन उस समय कसोस मन था मेरा आने का उस समय। लेकिन कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी, मैं बहू हूँ, माँ हूँ, तो कुछ जिम्मेदारियाँ थी, बच्चे छोटे थे, इसलिए मैं उस समय आ नहीं पाई। लेकिन अब उचित समय आया और सारण की जनता ने बुलाया, स्पेशली इन्होंने फ़ोन करवाया, तब मैं वहाँ पर। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि जैसे सम्राट चौधरी ने बोला आपने किडनी दिया तो पापा ने आपको बदला। देखिए, वो जैसे हैं वैसे हम बन नहीं सकते, वो जैसा बोलते हैं वैसा हम बोल नहीं सकते। हम लोग संस्कारी लोग हैं, हम लोग मर्यादा में रहते हैं, हम लोग रिश्तों से बंधे हुए हैं। अब ये कुसंस्कारी लोग क्या जानेंगे कि क्या होता है, पिता बेटी का क्या रिश्ता होता है, वो क्या जानते हैं। यहाँ तक कि और बाकी अभी और जो भी बीजेपी में लोग थे, वो जब मेरा किडनी का जब मैंने डोनेट किया था, ट्रांसप्लांट पापा का हुआ था, उस समय वो लोग तो भगवान से लड़ रहे थे कि भगवान आपने मुझे रोहिणी जैसी बेटी क्यों नहीं मेरे घर में दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो बोला कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी, ये चल रहा था ना उस समय, अभी तक भी। और कौन पिता नहीं चाहता है कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी। मैं तो यहाँ तक कि जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके घर में भी बेटी हो तो रोहिणी जैसी। एक चीज बताइए कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, कहेंगे कि आप लोग परिवारवाद के प्रतीक। नरेंद्र मोदी जी प्रणाम, हाँ, उनको तो हम प्रणाम करते हैं, मेरे अभिभावक हैं। हाँ, जस्ट उनको देख लेना चाहिए, अपने आसपास देख लेना चाहिए कि किन लोगों के साथ घिरे पड़े हैं। हाँ, उनको देख लेना चाहिए, उसके बाद किसी बेटी बहू किसी के बारे में भी कमेंट करना चाहिए। आपके घर में इतने लोग राजनीति में हैं, आप उनसे अलग कैसे? अलग मैं कहाँ हूँ, मैं उन्हीं का एक विस्तार हूँ, उन्हीं का अंश हूँ। तो जैसे हमारे खून में है बलिदान करना, गरीबों की सेवा करना, जो भी आए उनका मान सम्मान देना,
तो वही संस्कार है, वही संस्कार मेरे बच्चों में भी है। लोकसभा चुनाव में अगर हार हो गया तब फिर क्या करेंगी आप? तब तो मैं और दुगना मेहनत करके सारण की जनता के बीच में नाम कमाऊंगी है। उनके बीच में तब तो मैं तो 24 घंटा रहूंगी और मैं ऐसे हवाई में बात नहीं करती, जो मैं बोलती हूँ वो करती हूँ, और इसका प्रमाण आप लोग पूरी दुनिया जानता है। आपका ट्वीट सब काफी ट्वीट तो देखे ही है, फिर भी डिमांड है यहाँ पे, तो लोग सबको ही बोल रहे हैं कि दीदी हम आपके ट्वीट फेसबुक से ही आपको फॉलो कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी को आशीर्वाद दीजिए, बेटी आपका साथ 400 से पार। बेटी सब आपका दुख करेगी, बेटी को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए बेटी आपका सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दी, सर पे हाथ रख करके हाथ से आशीर्वाद। नहीं लगा था कभी पहला ही दिन ऐसा रिस्पांस मिलेगा? नहीं, वैसा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन देख करके मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था। हाँ करेंगे। आप आगे क्या क्या करना चाहती हो? सारण के लिए तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले जो भी अधूरे काम बच गए थे, जितने भी काम हुए थे मेरे पापा आदरणीय लालू जी के टाइम का ही जो हुआ है, जो भी अधूरा काम है मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ। सारण में अपना स्वास्थ्य का हो गया, शिक्षा का हो गया, मुझे स्मार्ट बहनें चाहिए। स्मार्ट बहनें मतलब कि उनको शिक्षित करना, उनको एजुकेट करना। अभी मत खोलना। हाँ सॉरी, मैं कहाँ पे थी? हाँ, तो मुझे स्मार्ट बहनें चाहिए, उनको बराबरी का अधिकार चाहिए, उनको शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, उनको स्मार्ट बनाना है ताकि वो खुद ही इतनी सशक्त हो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर लोकसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला जबरदस्त है। बीजेपी की कृष्णनगर सीट की उम्मीदवार से सीधी टक्कर महुआ मोइत्रा की है, जो पूर्व सांसद रही हैं और ममता बनर्जी की काफ़ी खास बताई जाती हैं। उनके सामने बीजेपी ने पूर्व शाही परिवार के अमृता रॉय को मैदान में उतारा है। यह सीट पश्चिम बंगाल की अहम सीटों में से एक है। बंगाल की जिन लोकसभा सीटों पर पूरे देश की नजर है, उनमें से एक कृष्णानगर है, जहां से तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा को उम्मीदवार बनाया है, जिनको पिछले साल लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। बीजेपी ने कृष्णनगर के पूर्व शाही खानदान की अमृता रॉय को महुआ मोइत्रा के खिलाफ मैदान में उतारा है। अमृता जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी। इनको प्रधानमंत्री के फोन की हाल ही में काफी चर्चा हुई है। I can't imagine a person like ये बहुत ही सकारात्मक बात है, क्योंकि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मोदी जी के कद का कोई शख्स मुझे संपर्क करे, क्योंकि मैं पूरी तरह से गैर राजनीतिक शख्सियत हूँ। तो उनकी तरफ से मार्गदर्शन मिला और उन्होंने मुझे एकदम सहज महसूस कराया। ये एक शानदार अनुभव रहा। महुआ मोइत्रा को चुनाव मैदान में उतारकर तृणमूल एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने अपने चुनाव अभियान का पहला पड़ाव यहीं पर बनाया। ममता बनर्जी कैंपेन में एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के साथ कोई समझौता नहीं है, वो अकेले लड़ रहे हैं, और अगर कांग्रेस और सीपीएम को कोई वोट देते हैं तो वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। साथ साथ ममता बनर्जी ने केंद्रीय जांच एजेंसी को निशाना बनाया। सवाल पूछने के लिए पैसों के मामले में महुआ मोइत्रा फिलहाल सीबीआई जांच का सामना कर रही हैं और उनको गिरफ्तारी का भी डर है। जब लोगों ने मुझे निष्कासन की संभावना के बारे में चेतावनी दी थी, मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार के तहत निष्कासन सम्मान का प्रतीक है, और आज मोदी सरकार के तहत अगर असहमति की आवाज को उनकी हताशा के कारण सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है तो मैं इसे सम्मान मानूंगी। महुआ मोइत्रा के विरोध में लड़ रही उम्मीदवार का कहना है कि उनका निष्कासन शर्म की बात थी और उनको अच्छी छवि की वजह से ही उनके खिलाफ लड़ने के लिए चुना गया है।
because हालात में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत ही करप्ट जगह बन चुकी है। लोग परेशान हो रहे हैं और उनको उनके बुनियादी अधिकार भी नहीं मिल पा रहे हैं। वो मुझे लोगों की नजरों में गिराना चाहती हैं। just trying to pull me. बीजेपी को लगता है कि इस लोकसभा क्षेत्र के गणित को देखते हुए वो ये सीट तृणमूल से छीन सकती है। यदि सीपीएम के उम्मीदवार ने मुस्लिम वोट काटे तो बीजेपी महुआ को हरा सकती है। কেন সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না? ऑल इंडिया लेकिन बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी हमारे खिलाफ लड़ रही है। सीपीएम को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। कांग्रेस को वोट देने का भी मतलब है बीजेपी को वोट देना। एक मुस्लिम पार्टी बनाई गई है और उसको भी वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। हम अकेले लड़ रहे हैं। अगर कोई आपकी बात ना सुने तो अकेले चलो। महुआ मोइत्रो को उम्मीदवार बनाकर तृणमूल कांग्रेस ने कृष्णनगर की चुनावी लड़ाई को जमीनी ताकत दिखाने का एक प्रक्रिया बना दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी का ये मानना है कि उनके उम्मीदवार की लोकप्रियता और लोगों के मन में जो जगह है उससे वो तृणमूल को हरा पाएंगे। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कृष्णनगर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली की और रोड शो भी किया। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब लोगों की कमाई बढ़ेगी, नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। टिकट कटने से नाराज मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद बीजेपी छोड़ कांग्रेस में अब शामिल हो गए। कांग्रेस उन्हें मुजफ्फरपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है। अजय निषाद 2 बार मुजफ्फरपुर से सांसद रहे। हमारे साथ है अजय निषाद। आप बीजेपी के थे, कांग्रेस में आप क्यों शामिल होने का अपना फैसला लिया? सर, पार्टी ने जिस उम्मीदवार को मैंने 4,10,000 वोट से चुनाव हराया था उसी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट के दे दिया, तो कहीं से मेरे मान सम्मान को ठेस लगा। और कभी भी पार्टी टिकट काटती तो कम से कम मेरे संज्ञान में भी तो लाई, तो उन्होंने नहीं किया। सीधा दूध में से मक्खी की तरह से निकाल के मुझको बाहर फेंक दिया। तो क्या आपका टिकट काटा गया, इसी वजह से आप कांग्रेस में शामिल हुए? सर, मेरा सारा स्कोप वहाँ पर खत्म हो गया था और मेरी उम्र अभी है बची हुई राजनीति में, तो उनको कहीं ना कहीं तो स्ट्रगल करके फिर पुनः आप कहीं ना कहीं तो स्थापित करना ही था ना, तो उसके लिए अभी से मेहनत कर रहा हूँ। आप ये भी कह रहे थे कि जो फांसी की सजा दी जाती है, अंतिम इच्छा पूछी जाती है, वो अभी नहीं पूछी गई? नहीं, हमसे कुछ नहीं, कोई नहीं पूछा गया, कोई कुछ नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि बिहार में कैसी हवा है? बिहार में अब धन बल बाहुबल का चुनाव नहीं रहा, जनता के बल में रहा। जिसके पास जनता का समर्थन रहेगा सरकार उसी की बनेगी। चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली के राजपुर रोड पर सिविल लाइंस में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने कचौड़ी की दुकान में तहलका मचा दिया। कार घुस गई। हादसे में 5 लोग घायल भी हो गए। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना रविवार की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे में नहीं था, हादसा गलती से हुआ है। आरोपी बताया जा रहा है कि एक वकील है।
2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है, उसके रूप में मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD के बारे में जागरूकता बढ़ाने की बात की जाती है और ऑटिज्म के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे लोगों को जिस तरीके से समावेशिता में शामिल करने को बढ़ावा दिया जाता है। हुंडई की पहल समर्थ के माध्यम से हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के साथ अपना जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए एक बेहतर समझ के साथ उनके लिए समर्थन और स्वीकृति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं।